पत्रकार वार्ता में आए सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज इस प्रेस वार्ता को हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ओबीसी के चेयरमैन और हमारे कंपेनिंग कमेटी के मेंबर श्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी, मैं आपका भी यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष हरिंदर सेन जी, हमारे एक्स सर्विसमैन के पार्लियामेंट के कन्वीनर रविंदर गुलेरिया जी, हमारे कुल्लू से आए हुए गोपाल जी जो जिला के ओबीसी के अध्यक्ष हैं, और हमारे जिला के अध्यक्ष एक्स सर्विसमैन के रवि सिंह चंदेल जी, मैं आप सभी का यहाँ प्रेस वार्ता में आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अजय सिंह यादव जी से कि वो पत्रकार बंधुओं से अपने विचारों को साझा करें चुनावों के संबंधित। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष और एक्स सर्विसमैन के भी हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और ओबीसी के भी हमारे कुल्लू से अध्यक्ष हैं। आज मैं आपके बीच में, मैं हरियाणा से बेसिकली आता हूँ मैं, और मैं वहाँ से 6 बार एमएलए रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा हूँ हरियाणा का, रेवेन्यू इरिगेशन सब। मेरे फादर भी रहे 3 दफ़ा एमएलए, और अभी मेरा बेटा एमएलए है रेवाड़ी से चिरंजीव। और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। आज हिमाचल में जो चुनाव है उसको लेकर आप लोगों के बीच में आज चर्चा करने आया था। मेरा ये मानना है कि जो पिछले 8 साल में केंद्र में सरकार है और यहाँ पर 5 साल में सरकार है, जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से आज हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, उसका मुख्य कारण सरकार की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी नीतियां हैं। आप जानते हैं डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। काला धन तो हमें मिला नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि 2000 के नोट भी नहीं मिल रहे आजकल। अगर आप जाएंगे पैसे निकालने के लिए एटीएम में तो 2000 का नोट नहीं मिलता। तो डीमोनेटाइजेशन से अर्थव्यवस्था बिगड़ी। कोविड में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, और वहां पर जो है पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं और कि वहां ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे। ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि असत्य बोलना। और देखिए, आज के समय में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यानी कि जो संवैधानिक संस्थाएं उनको नष्ट किया जा रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है। आप देखिए गैप जो रखा हिमाचल के चुनाव का और गुजरात के चुनाव का, गैप जो है कितना ज्यादा रख दिया, जबकि चुनाव साथ भी हो सकते थे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई लोकसभा और असेंबली के चुनाव इकट्ठे होने चाहिए, और एक तरफ जो है 2 राज्यों के चुनाव में अलग अलग करवा रहे हैं। तो इनकी कहनी और कथनी में बड़ा भारी अंतर है। मीडिया जो है उनके ऊपर भी ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, उसका दबाव है। यानी कि आज जो संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, आज जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, किन चीजों का, आपका एलआईसी है, बंदरगाह है, आपके एयरपोर्ट हैं, बैंक्स हैं, इवन एलआईसी जो प्रॉफिट मेकिंग है,
पीएसयूज को जो है इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, निजीकरण किया है। ये एक इनका जरिया है कि आरक्षण को खत्म करना। अभी कल ही जो है 10% EWS को इन्होंने आरक्षण दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे सरकार ये बताए कि जातीय जनगणना जब तक नहीं करेंगे तब तक ये कैसे पता लगेगा कौन गरीबी रेखा से नीचे है, किसकी इनकम कितनी है। क्योंकि असली आंकड़े जातीय जनगणना से होते हैं, जिसमें 32 कॉलम होते हैं। उसमें ये होता है कि इनकम कितनी है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसका जाति क्या है, उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, सामाजिक तौर पे वो कितना नीचे है। तो सरकार जो 2011 का जो कास्ट सेंसस हुआ था, जो डॉक्टर मोइले ने किया था, उसको उजागर क्यों नहीं करते? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं 2011 को उजागर कर दो, ताकि उसके बेसिस पे आप EWS के लोगों को, और देखो आप एक तरफ तो आप 100% आरक्षण SC के लोगों को मिल रहा है। उनकी आबादी जो है देश के अंदर 15% है, 16% है, 20% हमारे हरियाणा में उनको आरक्षण दे रहे हैं। OBC की जो आबादी है वो देश में 52% है, आरक्षण मिल रहा है 27%। तो कास्ट सेंसस से क्यों पीछे सरकार हट रही है? क्योंकि ये सरकार OBC विरोधी है। प्रधानमंत्री भले ही कहते हो मैं OBC हूं, लेकिन कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रहे? क्रीमी लेयर, आपको मैं बताना चाहूंगा, 8 लाख दिखाए इन्होंने, 8 लाख केंद्र में, हरियाणा में 6 लाख, गुजरात में 6 लाख, और यहां पर हिमाचल में भी मेरे ख्याल से 6 लाख ही रखा होगा। 4 लाख। 4 लाख। अब आप मुझे बताइए, एक चपड़ासी की जो आय है वो 50,000 रुपए है, उसको भी जोड़ दिया, एग्रीकल्चर इनकम को भी जोड़ दिया, तो कैसे हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जितने प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं OBC के, सीट खाली पड़ी है, योग्य आदमी मिल नहीं रहे। तो आप आरक्षण देने की बात भी करते हैं, लेकिन आरक्षण आप देते नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना करना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार के बारे में आप देख लीजिए, पेगासस जासूसी कांड हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि जो हमने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी उसको केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं दिया। यानी जुडिशरी को भी अंडरमाइन किया जा रहा है। कोलिजियम सिस्टम को, कोलिजियम जो सिस्टम है उसकी स्वयं जो इनके जजेस हैं वो आलोचना कर रहे हैं। भाई अगर IAS IPS का जब आते हैं, क्या IAS के लोग ही IAS को चुन सकते हैं क्या? तो जजेस ही, कोलिजियम वो ही सिस्टम बन रहा है कि एक ही फैमिली के लोग, एक ही समूह के लोग जो हैं वो आपकी जुडिशरी में आ रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम जो है वो देश के लिए, इसके लिए बाकायदा एक टेस्ट होना चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे, ताकि जैसे IAS IPS के लोग सिलेक्ट होते हैं, इसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। OBC के लोग तो आते ही नहीं है। आपको मालूम है बिहार में एक व्यक्ति को छोड़ दिया और एक व्यक्ति को जो है सजा दे दी, और एक व्यक्ति की 4 जगह पेशी हुई है और एक की जो है एक जगह केसेस एक जगह कर दी। तो मेरा कहना है कि जो ये कास्ट सेंसस है, देखिए राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये सब इन मुद्दों को लेकर है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अर्थव्यवस्था है, निजीकरण है, और जिसका अभूतपूर्व मैं उनके साथ रहा हूं। मैं उनके साथ कन्याकुमारी में उनके साथ गया, से चला मैं उनके साथ, मैं तमिलनाडु में गया, केरला में गया, कर्नाटका में गया, आंध्रा में गया, तेलंगाना में गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वर्ग
बुजुर्ग हों, नौजवान हों, बच्चे हों, इवन जो डिसेबल्ड जो लोग हैं वो भी भारी मात्रा में उमड़ के आ रहे हैं। और जो एक कुछ चंद लोग जो जिनकी पहले ये धारणा थी कि राहुल गांधी जी को, जिसको ये शहजादा बोलते थे, आज 1500-1600 किलोमीटर चल चुके हैं और एक दिन में 30 से लेकर 35 किलोमीटर चलते हैं और एक आदमी से मिलते हैं। तो कांग्रेस जो है आज जमीनी लड़ाई लड़ रही है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि किस पे जीएसटी लगा दी? आटा पे, दाल पे, इवन दूध। अरे जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस पर भी जीएसटी लगा दी। तो मैं हिमाचल के लोगों से कहना चाहूंगा, क्या वैसी सरकार को आप वोट देना चाहेंगे? 1100 रुपए सिलेंडर का हो गया, 1150, और उसके लिए जो 10 वचन है उसमें आप सब जानते हैं कि 1500 रुपए हम गृहिणी को देने की बात कर रहे हैं जो 18 से 60 साल के बीच में है। उसके अलावा जो है हम लोग 680 करोड़ रुपए केवल युवा स्टार्टअप के लिए रोजगार देने के लिए, ताकि नया रोजगार दे सके, बिना ब्याज के देने की बात कर रही है। तो हमारी जो हिमाचल की जो हमारा मैनिफेस्टो है वो हमारा वचन है। 5 लाख रोजगार, 1 लाख के नहीं रोजगार साल के हम देने की बात कर रहे हैं। पुरानी पेंशन को हमने छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया, हमने राजस्थान में लागू कर दिया और यहां भी लागू करेंगे। इन्होंने लागू क्यों नहीं करी हिमाचल में? सेब के बारे में, जो फल फ्रूट्स के बारे में ये वायदा किया है कि किसान तय करेगा रेट क्या होगा और मार्केटिंग जो है वो सारे ये लोग करेंगे। तो दूसरा, चाहे आपके दूध के बारे में है, आपको ये सारे बातें इसमें आपको सब पता है, मैं सबको सारी बातें लिखूंगा तो ठीक नहीं है, आप सब लोग जानते ही हैं इसके बारे में। देखिए, आज एक और मुद्दा है जिसके बारे में मैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन भी रहा हूं, मैंने 7 साल नौकरी करी है आर्मी में, 1.5 साल की ट्रेनिंग करी है। अब इन्होंने सेना के अंदर अग्निवीर लेके आ गए, अग्निपथ योजना लेके आए। ये तुगलकी फरमान है। क्या इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई बहस हुई? क्या पार्लियामेंट को इन्होंने कॉन्फ्रेंस में लिया? जैसे नोटबंदी कर दी थी, उसके बारे में आरबीआई को ही अधिकार है नोटबंदी का, प्रधानमंत्री को नहीं है। लॉकडाउन किया तब भी राहुल गांधी ने कहा था आप गलत कर रहे हो, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। डिमॉनेटाइजेशन किया तब भी कहा था, लोग पलायन करने लगे थे लॉकडाउन में। उसी तरीके से ये भी एक तुगलकी फरमान, मोहम्मद तुगलक का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसे तुगलकी फरमान ये करते हैं। उसमें आंदोलन हुआ, कितनी संपत्ति जली। क्या कोई डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी होती है? क्या डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी के पास ये लेके गए? जनरल नरवाने, चीफ जस्टिस जो हमारे चीफ थे, उनका ये कहना है कि उन्होंने कहा था कि एक पायलट प्रोजेक्ट, कभी भी कोई योजना आपने लागू करनी होती है, एक पायलट, मैं भी रहा हूं आर्मी में, पायलट प्रोजेक्ट पहले करना चाहिए था। आपने सीधा ही कर दिया, 4 साल के लिए ठेके, फौज को भी ठेके में दे दिया। अरे हमने ये सुना था कि भाई जो है आपके सिविल में आपके जैसे सफाई कर्मचारी हैं, पीएम्स हैं, इनको तो ठेके पे लेते थे। आपको पता है रूस क्यों हार रहा है? वहां ठेके पे 4-5 साल के लिए लोग उसको लेते थे, वो छोड़ के भाग गए। यूक्रेन वालों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। तो मेरा ये कहना है, क्या ये जो नौजवान हैं जिनको आप 4 साल के लिए रखेंगे, क्या ये उस सरहद के ऊपर लड़ेंगे जब उनका पता है उनका जो भविष्य है वो अनिश्चित है? 4 साल में 180 दिन तो छुट्टी, 180 डेज सॉरी ट्रेनिंग, 180 डेज ट्रेनिंग, 6 महीने ट्रेनिंग कर रहे हैं, जबकि साल की ट्रेनिंग होती थी
और 1 साल अलग से ट्रेनिंग होती थी जो नॉर्मल आते थे, और 120 दिन उसकी 30 दिन की हर साल में 30 दिन छुट्टी मिलती है, 120 दिन वो चले गए। फिर उसके बाद कैजुअल लीव भी होती है 15 दिन की, तो क्या टाइम रह गया। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो नेशनल पेंशन जो स्कीम है, अब क्या कर रहे हैं ये जो अभी मौजूदा जो लोग हैं, जो मौजूदा लोग जो अभी सर्विस में हैं, उनके लिए भी ये कि उनको एक ऑफर दे रहे हैं कि भी नेशनल पेंशन स्कीम हम आपको करेंगे, 15% आपको पे फालतू दे देंगे, और रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट के लिए आपको 1 वे पैकेज हम दे देंगे। यानी कि आर्मी के साथ जिस देश के अंदर एक तरफ चीन जिसकी सेना हमारे से ज्यादा है, एक तरफ चीन की सेना है, एक तरफ पाकिस्तान है, श्रीलंका के अंदर जो है आपको पता है नेवल बेस बना दिया उन्होंने, वहां पर जो है न्यूक्लियर, वहां पर जो है जाके उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन वहां जाके लगा दी है। फौज की तादाद बढ़नी चाहिए। ये इनका टारगेट जो 16 लाख की है उसको घटाकर 6 लाख पे ले आए। आप देखिए इनकी कितनी, यानी कि इनको ये नहीं पता, ये कहते हैं मॉडर्नाइज करेंगे, फौज को मॉडर्नाइज करेंगे। रशिया से ज्यादा मॉडर्नाइज तो नहीं है हम। क्या हाल हुआ उनका वहां, उनकी जो है यूक्रेन ने धज्जियां उड़ा दी। तो मेरा ये कहना है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को, फिर हमारे यहाँ रेजिमेंटल सिस्टम है, अब सिख रेजिमेंट है, उसमें सिखों को कैसे डालेंगे आप, गोरखा है। अब नेपाल ने तो मना ही कर दिया, नेपाल ने कह दिया 4 साल के जो अग्निवीर हैं हम उसमें नहीं भेजेंगे, नेपाल ने मना कर दिया। कौन भेजेगा 4 साल के लिए। अच्छा अभी होड़ लग रही है, कह रहे हैं जी ये बहुत सारे, आप 4 महीने के लिए आप नौकरी निकाल दीजिए, आप 4 महीने की, आप यही हिमाचल में आप नौकरी निकाल दीजिए 4 महीने की, मैं आपको दिखा दूंगा लाखों लोग वो उसके लिए वो देंगे। देखिए ये युवा है, इन्होंने कितनी मेहनत की थी। 50,000 तो ऐसे युवा थे जिन्होंने पहले ही उनको सिलेक्ट कर लिया था, उनको आज तक बेचारे घूमते फिर रहे हैं, और कोई सेना के एक्सपर्ट से इन्होंने कोई राय नहीं ली। कैबिनेट के जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे, जो कैबिनेट के मंत्री थे, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया, तीनों चीफ से सलाह मशवरा नहीं किया। देश के इतिहास में पहली बार रक्षा मंत्री आगे नहीं आए जब आंदोलन हुआ, जब तोड़फोड़ हुई। मैं उसको सही नहीं बताता, लेकिन जब तोड़फोड़ हुई तो किसको भेजा, तीनों चीफ को बेचारों को आगे भेज दिया कि आप जाकर डिफेंड करें। ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है कि रक्षा मंत्री या डिफेंस सेक्रेटरी, उसको आना चाहिए था आगे, उसको आगे क्यों नहीं आए। 2 साल से वैसी भर्ती नहीं हुई थी। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो पहली रैली की थी 1 रैंक 1 पेंशन की, मेरे हल्के में की थी रेवाड़ी में, और वहां ये कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे। मेरे हल्के में की थी, क्योंकि मेरे हल्के में सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन है। ज्यादा एक्स सर्विसमैन कहां से हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं। तो वहां पर कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम आपको देंगे, और हर साल उसकी एक कमेटी इन्होंने एक गठित की थी। मिस्टर रेड्डी हैं, जस्टिस रेड्डी, उनकी अध्यक्ष, उनको बकायदा कहा था कि आप हर साल इसकी समीक्षा करेंगे। अब इनका फॉर्मूला हो गया नो रैंक नो पेंशन। इनका ये कहना है कि 50% जो बजट है हमारा इसका आर्मी का, वो पेंशन में जा रहा है। देश की सुरक्षा अखंडता जरूरी है। 1/3 जो बजट है वो इनके जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो ले रहे हैं। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो उसमें उनका भी बजट उसमें लगा दिया। तो मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर
आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब ये फैसला लिया गया, तीनों चीफ को उस समिति में नहीं रखा गया, सीडीएस को नहीं रखा गया। अब डोवल साहब, अजीत डोवल साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे तीनों चीफ। क्या वो हमारे सीडीएस से भी ऊपर हैं? तो मेरा ये कहना है कि देखो, जो हमारे 300 साल पुराने रेजिमेंट हैं, उनका रिवाज अलग है, उनका बोली अलग है, उनके खाने पीने का तरीका अलग है। फिर क्या 3 बातें होती हैं उनकी, नाम, नमक और निशान। यानी कि आप एक सिख सूबेदार, गोरखा रेजिमेंट के लोगों का खाना पीना रहन सहन अलग है, सिखों का अलग है, जाट, जैसे हमारे जाट और जो यादव जो हमारी कौम में है, वहां खीर बनती है और दूसरी जगह मीट बनता है। या तो आप उसको कैसे, आप जो 300 साल से रेजिमेंट चल रही है, अब ये कह रहे हैं उस रेजिमेंट के अंदर भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, वो रहेंगी, तो उनमें कहां से आप जवान लेके आएंगे? आप कैसे उनकी पूर्ति करेंगे? उसके बारे में। और फिर पूरे इन जितने भी जवान हैं, पहले 15 साल के बाद आते थे हमारे जवान, पेंशन आते थे, 20 साल के बाद सूबेदार आते थे। अभी ये जो 40,000 जवान हैं, इनमें से 75% घर भेज देंगे। 30,000 आदमी को कहां खपाएंगे? उनके लिए क्या योजना, इनके पास ठोस योजना है? ये सारी तो निजीकरण कर रहे हैं पीएसयू को। सीआरपीएफ के अंदर भर्ती में अभी जो आंकड़े जो मेरे पास हैं, उसमें ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है 10% इन ग्रुप सी, 84,705 ग्रुप सी के कर्मचारियों में केवल 13,796 एक्स सर्विसमैन है, यानी 1.3%। अभी जो है 10 लाख में से केवल 13,796 एक्स सर्विसमैन है। ग्रुप डी के अंदर 3,25,263 कर्मचारियों में से 8,642 एक्स सर्विसमैन है, 2.65%। उसमें है 1.3%। अब ये कहते हैं कि ये भर्ती वगैरह बहुत मजबूरी आ रही है बेचारे। आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, गरीबी का फायदा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का फायदा उठा रहे हैं। तो मेरा आज ये कहना है, आप एक बात बताइए, ट्रेनिंग के अंदर हर साल 50 से 80,000 हमारे नए जवान लिए जाते थे, उसमें करीबन 20 करोड़ रुपया खर्च होता था। अब ये कह रहे हैं कि हम जो उनकी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च होगा, क्या वो बजट में नहीं आएगा? चाहे वो 15 करोड़ हो, 15 करोड़ खर्च जो होगा, क्या वो बजट में नहीं आएगा? और फिर वो जो ट्रेन जवान है, जिसके पास सारी उसको नॉलेज है। अब जैसे टैंक है हमारा, टैंक, मैं टैंक में हामिडकोट में था, वहां टैंक है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। ऑटो कोर्स का 1 साल होता है, ऑटो कोर्स कब करेगा ये? आर्टिलरी की गन्स हैं, आर्टिलरी को गन्स को सीखने में 1 साल लग जाएगा। एक जवान को 2 से 3 साल लगते थे तैयार करने के लिए कि वो लड़ने लायक हो सके। और जो हमारे जवान थे वो थे 20, 20 और 35, 15 साल में 35 साल की उम्र तक के हमारे जवान हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास जो है कम जो है उम्र के लोग आ जाएंगे। क्या आपको एक्सपीरियंस लोग नहीं चाहिए? और जो रिजेक्ट हो जाएंगे, जिनको आप 75% को रिजेक्ट कर देंगे, तो उनको उनके ऊपर एक दाग लग जाएगा कि आप तो रिजेक्ट हो गए लोगों, आपको हम क्यों लें? तो मेरा आज ये आप लोगों से विशेष रूप से आज मैं आपको कहने आया था कि जिस देश की 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया,
तीनों तरफ से हमें चीन ने जो है घेरने की सारी को बना ली है, उस सेना को वे कमजोर कर रहे हैं। और अग्निपथ योजना के तहत मेरा ये कहना है कि सरकार को इस योजना को तुरंत वापस लेना चाहिए। ये योजना बड़ी घातक है। मैं खुद फौज में रहा हूं, मुझे मालूम है फौज में आपको कारगिल में रह जाएंगे, सेंट्रल ग्लेशियर पे चले जाएंगे। जब एक सूबेदार बोलेगा कि भाई हाँ लड़ाई हो रही है, जिसने 4 साल का ठेके पे है वो सीमा पे लड़ लेगा क्या? जिसको ये नहीं पता है कि ना उसको फैसिलिटी मिलेगी, कोई कितने मिलेंगे? 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए में आप 100 गज का प्लॉट नहीं ले सकते आप, और ये कहते हैं 11 लाख हम दे देंगे उनको। आप मुझे बताइए कि कौन पहले था 15 साल नौकरी करी, उसको पेंशन मिलती थी और बकायदा वो सोचता था कि हाँ मेरा, और अगर डेथ हो जाती थी तो 5 करोड़ रुपए। अब कितनी है? 45 लाख अगर किसी की मौत हो जाती है किसी वजह से। तो ये जो अग्निवीर योजना है, चाहे आपका पूरा देश आज भाजपा की गलत नीतियों की वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था, आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करना, पूरे देश के अंदर जिस तरीके जो हालात बने हैं। देखो, मैं जीवन को पेड़ के उन पत्तों जैसा, जीवन को पेड़ के उन पत्तों जैसा ना बनाएं जो समय के साथ सूख कर गिर जाते हैं जमीन पर। अपने जीवन को आप उन पेड़ के सूखे पत्ते जैसे ना बनाओ कि जो समय के साथ सूख कर नीचे गिर जाते हैं। मेहंदी के उन पत्तों जैसा बनाएं। मेहंदी के उन पत्तों जैसा बनाएं जो स्वयं पिसकर भी दूसरों के जीवन में रंग भर देते हैं। तो हमें ऐसे जवान चाहिए जो लड़ सके और छू ना सको आसमान को, छू ना सको आसमान को, तो ना ही सही लोगों के दिल को छूने का आनंद भी आसमान छूने से कम नहीं। तो मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा कि भैया ये एक तो झूठा है और केजरीवाल महाझूठा है। केजरीवाल जी जो हैं उनकी पूरी पोल पंजाब में खुल गई। आज तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं 1 तारीख को एम्प्लॉयज को, जो जिनको वायदे किए थे आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, उनके ऊपर जो है। तो ये वोट काटू हैं। गुजरात में भी यही कर रहे हैं, बी टीम है ये। और जिसका बकायदा जो राजगुरु जी जो अभी गुजरात के विधायक हैं, उन्होंने बताया कि पैसे ऐसे आते थे गुजरात में, ऐसे। तो पैसे कैसे आते थे भाई? वो प्लेन में कोई चेक नहीं करता था। ये नहीं कि पूरी बी टीम है, जो आपकी आम आदमी पार्टी है वो बी टीम है बीजेपी की। उसका उत्तराखंड में भी उन्होंने ये काम किया। हिमाचल में तो उनकी चल नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ के लोगों के पास, हमारी श्रवण कुमार जी रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे और इंदिरा जी के समय में हिमाचल में हर व्यक्ति के पास जमीन है। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हैं। वो आप पार्टी के झूठे झांसों में नहीं आएंगे। फ्री का माल नहीं खाना चाहते हिमाचल के लोग, खुद गर्ज हैं। तो मेरा आज आप लोगों से केवल एक ही कहना है आपके माध्यम से कि हमारी जो पार्टी है वो पूर्ण रूप से सक्षम है, हमारे नेता जो हैं। और मेरा ये मानना है कि कम से कम हमारी 45 से और 50 सीट हमारी कांग्रेस की आएगी, हिमाचल की सरकार बनेगी और जो हमने 10 वचन दिए हैं उनको हम पूर्ण करेंगे। ठीक है यादव साहब, जैसे छत्तीसगढ़ में आपने ओपीएस को लागू किया जी।
8 महीने हो गए हैं उसको। हाँ जी कई एम्प्लॉयज रिटायर भी हो गए, जी। उनको आज तक पेंशन नहीं मिली। वहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ में नहीं, वहाँ पर हमने लागू कर दी है, बजट का आपने कोई प्रावधान नहीं किया। सब कुछ मिलेगा उनको, पेंशन मिलेगी, बजट का प्रावधान भी है, और आपके राजस्थान में हमने कर दी लागू। नहीं, लागू तो किया आपने, हाँ। लेकिन मिल नहीं रही किसी को। वो मिलेगी ना, हमने लागू कर दी साल हो है, गए सर। जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी पेंशन। हम जो बात, एक बात और है कि जो पेंशन है, जो पुराने वाले लोग हैं उनको तो पेंशन मिल ही रही है, जो लोग अभी नौकरी में हैं उनको 15 साल बाद मिलेगी, अभी इफेक्ट अभी नहीं पड़ रहा है। जो पुराने वाले एम्प्लॉयज उनको तो पेंशन मिल ही रही है। जो ओपीएस को आपने लागू मैं आपका प्रश्न, मुझे आप एक बात बता दीजिए, जो अभी नौकरी में, अभी तो रिटायर ही नहीं हुए, पेंशन कैसे मिल जाएगी? जो रिटायर हो गया, जो रिटायर हो उनको पेंशन मिलेगी, इसका इफेक्ट कब पड़ेगा? उनको अभी पेंशन, ये इसका असर पड़ेगा 15 साल बाद, क्योंकि जो अभी नौकरी जो आप कर रहे हैं उनको तो, उन पे तो पेंशन लागू थी, तो अब रिटायर हो उन पे तो पेंशन कब से लागू करेगी? 2008 में की थी ना, तो उनके ऊपर तो पेंशन तो उससे पहले के लोग तो अभी रिटायर ही नहीं हुए। नहीं, 2003 के बाद है। 2003 के बाद अभी रिटायर कैसे हो जाएंगे? आप बताओ मेरे को। कुछ लोग जो है इसमें लेट अभी रिटायर नहीं हुए। नौकरी में 45 साल के बाद जो लगे, 45 साल के बाद कुछ तो रिटायर हो रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है। 45 साल के कहाँ लगते हैं? 35 साल लगते हैं, अभी तो रिटायर ही ना नहीं हुए। 45 साल के भी लग जाते अरे भैया, अभी रिटायर ही नहीं हुए लोग, हैं। बहुत लोग रिटायर हुए सर। थोड़े बहुत हुए होंगे, तो उनको पेंशन देंगे हम, पेंशन देंगे। वायदा तो अभी हुआ है ना, छत्तीसगढ़ में भी होगा, और आपका हिमाचल में भी होगा, और राजस्थान में भी होगा। ये तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम करेंगे, जो हम कह रहे हैं। हम यहाँ तक 10 लीटर दूध भी जो है वो हम लेंगे, हिमाचल के अंदर 10 लीटर तक का दूध भी लेंगे हम लोग 1500 रुपए उनको देंगे, जो गैस के सिलेंडर के तौर पे वो भी हम देंगे उनको। यादव जी, आप अभी केंद्र सरकार के जो जैसे नोटबंदी है, पेगासस है, अग्निवीर है, वो मुझे तो आपने केंद्र सरकार की जो नीति, जो योजना, क्या उसका इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ रहा? सर आप राज्यों के चुनाव में आए, राज्यों की सरकार, राज्य में जो बीजेपी की सरकार है उनके जो, तो महंगाई के बारे में मैंने बोला, बेरोजगारी में बोला, भ्रष्टाचार के बारे में बोला मैंने। तो ये पेगासस, तो क्या महंगाई यहाँ पर लागू नहीं है? क्या यहाँ पर फौज के आदमी नहीं है? मैंने कौन सी बात छोड़ी है आप बताओ? कौन सा मैंने नोटबंदी का असर नहीं पड़ाया? क्या लॉकडाउन का असर? अरे भैया, लॉकडाउन का असर, राज्यों के चुनावों में उसका असर पड़ा नहीं पड़ा हिमाचल पे? आज हमारी अर्थव्यवस्था का हाल क्या है? आज हमारी अर्थव्यवस्था चौपट क्यों हो रही है? आज जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने टाइम में कोई नया अस्पताल, कोई नई पीजीआई जो उन्होंने बनाई थी, बताते हैं वो रेफर करना पड़ा पीजीआई कहां पर? चंडीगढ़। जो उन्होंने एम्स जो एक यहाँ खोला था, उसके ऊपर जब वहां रेफर किया गया तो उन्होंने रेफर कर दिया उसको पीजीआई अपना चंडीगढ़। ये नहीं कि यहाँ का जो एम्स है वो यहाँ की पीजीआई, चंडीगढ़ की पीजीआई से भी नीचे है। तो ऐसे 10-12 कमरे बनाकर और आप नाम ले दें कि मैंने एम्स बना दी है। इन लोगों ने ना अस्पताल खोले हैं, ना शिक्षा के, कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, कितने विद्यालय बंद कर दिए, कितने इन्होंने अस्पताल नहीं खोले हैं। मुद्दे सारे हैं। देखो, शिक्षा है, राज्यों के आपने टेस्ट करना चाहिए था ना, यहाँ पे कितने स्कूल ऐसा है, राज्यों के लिए जो राज्यों के नेता हैं वो रखेंगे। मेरा काम है, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे जो यहाँ के जो शिक्षा के बारे में मैंने बात कर दी, नोटबंदी के बारे में मैंने बात कर दी, महंगाई के बारे में बात कर दी, बेरोजगारी के बारे में मैंने बात करी, अग्निवीर के बारे में मैंने बात करी। क्या वो मुद्दे हिमाचल से नहीं लिंक करते? क्या लॉकडाउन से आपकी अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ी? क्या डीमोनेटाइजेशन से आपकी अर्थव्यवस्था यहाँ की नहीं बिगड़ी? दादा साहब, जब आपकी सरकार आती है, जैसे बोलते हैं कि सिलेंडर 1150 रुपए, किसकी? सिलेंडर 1150 रुपए बिक रहा है, हाँ, आप क्या इसको 600 रुपए पुराने उस पे लेके आए? 1500 रुपए देंगे ना हम, अच्छा, 1500 रुपए देंगे गृहिणी को 18 साल से लेकर और जो 60 साल तक की उनको देंगे। मतलब
सर सिलेंडर 1100 से कम नहीं होगा, 1500 दे रहे हैं आप, ताकि 1100 का देखो सिलेंडर 1500 रुपये उसको मिलेंगे ना, ये कब तक मिलेंगे, कब तक मिलते सिलेंडर के रहेंगे? लिए सरकार कंपनी शुरू हो जाएगा नहीं नहीं, कितने टाइम के लिए चलता रहेगा? 5 साल तक, जब तक भाई हम तो 5 साल के लिए कह सकते हैं ना, प्रचार में बोलो ना, सिलेंडर के लिए दिए जा रहे है हैं। प्रचार में भी बोले ना, कांग्रेस की 1500 रुपए महिला को दिया जा रहा है। कह रहे हैं प्रचार में, ये हमारा पैम्फलेट है, ये हमारा पैम्फलेट है, ये आप देख लीजिए। इसमें लिखा उसमें हुआ- सिर्फ 1500 रुपए महिला को देने की बात किया, या ऐसा नहीं बोला कि ये सिलेंडर की कॉस्ट दे रहे हैं। अरे भैया, इससे महंगाई पे जो और इसका जो है, हो सकता है कि इस पे भी निर्णय सरकार ले ले। जैसे गुजरात में 500 रुपए रखा है, वहां पर 1500 रुपए हम नहीं दे रहे महिलाओं को। गुजरात में 500 रुपए रखा है, तो यहाँ हमने 1500 रुपए दे रहे हैं। सिलेंडर के दे रहे हैं। सिलेंडर लगा लो या कहीं लगा लो, उसके किचन में लगा लो, कहाँ लगा लो, उसका तो उसको फायदा होगा 1500 रुपए का, ये नहीं होगा। और 680 करोड़ रुपए जो है